हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ पछतावा। सुबह के 6 बजे थे। अभी तक अंधेरा था। कड़कड़ाती ठंड रजाई में से बाहर निकलने का दिल ना करे, पर रज्जो सबके लिए चाय बनाने लग रही थी। उसके परिवार में जेठ जिठानी, उनके 2 बेटे, एक 18 साल का और एक 16 साल का। सासू माँ, रज्जो, उसकी 5 साल की बेटिया। रज्जो ने जल्दी से चाय बनाई और जेठ जिठानी के कमरे में देकर आई। फिर सासू माँ को दी। इतने वह अपनी चाय कप में लेकर बैठी ही थी, जेठ जी का बड़ा बेटा भी किचन में आया। चाची, मेरे लिए कड़क सी कॉफ़ी बना दीजिए, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, बनाती हूँ। और वह अपनी चाय रखकर उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। इतने उसकी कॉफ़ी देकर आई। उसकी चाय पानी जैसी ठंडी हो गई। अब कौन दोबारा गर्म करे। उसने ऐसे ही घूंट भर ली। सासू माँ देख रही थी। उनका कमरा रसोई के सामने ही था। घर की सबसे छोटी बहू की क्या हालत हो रखी है। इलायची देवी के 4 बेटे थे। रज्जो सबसे छोटे बेटे अनमोल की पत्नी है। उसका नाम रजनी है, पर अब सब उसको रज्जो ही कहकर बुलाते हैं। सबसे बड़ा बेटा अशोक और अनमोल एक ही मकान में रहते थे। दूसरे नंबर का बेटा महेश और तीसरे नंबर का राजेश दोनों दिल्ली के बाहर नौकरी करते थे। सबसे बड़े बेटे अशोक ने 10वीं पास करके अपने पापा की दुकान संभाल ली थी। अनमोल के होने के बाद हमारी काफ़ी तरक्की हो गई थी, तो दोनों बेटे भी खूब पढ़ गए। पर अनमोल की किस्मत कही है, जब वह 8वीं कक्षा में ही था, उसके पिताजी चल बसे। तीनों बड़े बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़े वाले ने दुकान पर कब्जा कर रखा था और मंजिलों की नौकरी लग गई थी। पिता के जाने के बाद अशोक ने अनमोल को भी दुकान पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगा, माँ साथ में बैठेगा तो काम धंधा सीखेगा। उसकी माँ चाहती थी वह भी पढ़ लिख जाए, पर बड़े बेटे ने एक ना चलने दी। बेचारा मेरा बच्चा नौकर बनाकर रख दिया था। और जब रजनी के साथ उसकी शादी हुई तो जिठानी ने भी घर के सारे काम उसके जिम्मे कर दिए। खुद घर की मालकिन बन बैठी। पर इलायची देवी क्या कर सकती थी। अब उनके शरीर में भी इतनी जान नहीं थी वह बहू बेटों के साथ मुकाबला कर सके। पति के जाने के बाद ही टूट गई थी। अब बेटे के दुख ने तो बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया था। पर अब रज्जो की हालत देखी नहीं जाती थी। अनमोल के जाने के बाद तो बिल्कुल ही नौकरी जैसा बर्ताव करने लगे थे। कई बार मैं सोचती, इस बच्ची की भी क्या किस्मत है। मायके में पूरी उम्र सौतेली माँ के ताने सुने और यहाँ आकर भी सुख नसीब नहीं हुआ। वे सोच ही रही थी, इतनी में उनकी छोटी बहन मिलने के लिए आ जाती है। उसे भी अपनी बहन की घर की सारी सिचुएशन का सब पता था। वह इलायची देवी से कहने लगी, दीदी, ऐसे रज्जो का गुजारा कब तक होगा। अभी तो आप बैठी हो, तब रज्जो का, उसकी बेटी का यह हाल है। आपके जानने के बाद इस बेचारी की क्या दुर्दशा हो सकती है। यह सोचकर ही दिल कांपने लगता है। मेरा छोटा सा मकान है जिसमें एक कमरा, रसोई और बरामदा बना हुआ है। वहाँ पर लेबर क्लास का आदमी बहुत रहता है। यहाँ पर भी रज्जो पूरा दिन काम करते हैं। इससे अच्छा वहाँ पर कुछ खाना बनाकर बेचेगी तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा पाएगी। आप अपनी बहू को लेकर वहाँ चले जाइए। ठीक है, मैं रज्जो से बात करती हूँ। तुम्हारी बात ठीक है। अगर मेरी पोती पढ़ लिख गई तो उसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी, उसकी माँ की भी। मैं अपनी बहू के लिए एक कोशिश ज़रूर करूँगी। थोड़ी देर बाद सबसे मिलकर उनकी बहन चली जाती है। मौका मिलते ही इलायची जी रज्जो से बात करती है तो वह मान जाती हैं। पर जब इस बात का अशोक को पता चलता है तो वह और उसकी पत्नी हल्ला मचा देते हैं। उसकी पत्नी को तो यह डर हो गया कि कहीं मुफ्त की नौकरानी चली जाएगी। अशोक को सोचने लगा, सारे समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी कि छोटे भाई की पत्नी उसकी बेटी को घर से निकाल दिया और उसका सब कुछ हड़प गए। उसने बहुत हाथ पैर मारे, पर उसकी माँ नहीं मानी और वह तीनों अपना सामान लेकर छोटी बहन के जो मकान बताया था उस पर चले गए। दोनों सास बहू ने अपने कानों की बाली बेचकर सामान जोड़ा और सब्जी पूरी बनाने शुरू कर दी। शुरू के 1 महीने में तो खर्चा ही निकला था, क्योंकि उनकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे एक दूसरे की जानकारी से कस्टमर बढ़ने लगे तो काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ समय में ही काम बहुत अच्छा चल निकला। अब उसने आइटम बढ़ा दी थी। कभी छोले चावल, कभी कढ़ी चावल भी बनाने लगी थी। बिटिया का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था और उनके पैर जमने लगे थे। सब भाइयों ने अपने बच्चों की शादी कर ली, पर माँ को या छोटी बहू को किसी ने याद नहीं करा। रज्जो की बिटिया ने 12वीं क्लास में पूरे स्कूल में टॉप किया। आज उसकी माँ और दादी बहुत खुश थी। आज उन्होंने सारे कस्टमर का मुंह मीठा करवाया। अब रज्जो ने अपनी बिटिया का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, पर अब उसकी सासू माँ उसका साथ छोड़ गई। एक बार तो रज्जो बिल्कुल ही हिल गई कि सासू माँ के बिना कैसे रहेगी।
पर जिंदगी कहाँ रुकती है। कुछ समय बाद फिर वह अपनी रफ्तार से चलने लगी। रज्जो का पड़ोस बहुत अच्छा था। रज्जो भी सबके दुख सुख में काम आती थी। बिटिया की पढ़ाई पूरी होते ही सब बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। आज रज्जो को लगा जैसे उसकी तपस्या सफल हो गई। वह मोहल्ले में मिठाई बांट रही थी, इतने में उसे ढूंढती उसकी जेठानी उसके पास आई। एक बात तो वह उन्हें पहचान ही नहीं पाई, बिल्कुल ही कमजोर हो गई थी जैसे हड्डियों का ढांचा। भाभी जी आप यहाँ? रज्जो तुम्हें ही ढूंढने आई थी। तुम्हारे जेठ जी तुमसे मिलना चाहते हैं। पर किस लिए भाभी जी? एक बार तुम उनसे मिल लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो रज्जो अपनी बिटिया को कहकर अपनी जेठानी के साथ चली जाती है। पर वह देखती है यह घर का रास्ता नहीं है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो भाभी जी? तुम चलो तो सही। थोड़ी देर बाद उनकी रिक्शा एक वृद्ध आश्रम के बाहर रुकती है। आप यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम अंदर चलो मेरे साथ। अंदर एक बेड पर जेठ जी लेटे हुए थे। उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ भाभी जी? भाई साहब को कुछ नहीं रज्जो, हम पति पत्नी अपने किए पाप की सजा पा रहे हैं। जवानी में इंसान को पता ही नहीं चलता। जब अपने किए कर्म भोगने पड़ते हैं तब समझ में आता है हमने क्या गलत करा। हमने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का हक मारा था। जिन बच्चों के लिए यह सब कुछ करा वे ही हमें यहाँ पटक गए। तुम्हारे जेठ जी तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उधर जेठ जी दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा मेरे मन में किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं है, फिर भी आपको लगता है तो मैं आपको माफ़ करती हूँ। आप किसी तरह का कोई पछतावा ना रखें। जैसे वह यही सुनने का इंतजार कर रहे थे, जब भी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जेठानी जी फूट फूट कर रोने लगी। मैं उन्हें चुप करवा रही थी और सोच रही थी इंसान ऐसे काम ही क्यों करता है कि बाद में उसे पछतावा हो। और जेठानी को अपने साथ लेकर आ जाती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।